ये लंगड़ी भी दुल्हन बन गई। अरे देखो, दूल्हे के साथ तो दो बच्चे भी हैं। सब मुझ पर हंस रहे थे और मैं घूंघट ओढ़े रोए जा रही थी। मेरी शादी फुप्पो के बेटे से होनी थी, मगर शादी से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं अपाहिज हो गई। तब फुप्पो ने रिश्ता तोड़ दिया और भाई और भाभी ने मेरा रिश्ता दो बच्चों के बाप से कर दिया। मैं बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी जब दोनों बच्चे मुझसे शरारत करने लगे। मेरे बाल खींचकर बेड से धक्का देने लगे, यहाँ से उतरो, ये हमारी मम्मा का बेड है। मैंने गुस्से से उन्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन मेरे शोहर ने देख लिया। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब शोहर ने, लो भाई, तुम्हारी फुफ्फो ने तुम्हें अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, मंगनी का सारा सामान वापस भेज दिया है और कहा है मेरा बेटा इस लंगड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी फुफ्फो बहुत जालिम है। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। वैसे तुम अब चलने तो लगी हो, बस तुम्हें बैसाखी की जरूरत पड़ती है। भाभी की बातें सुनकर उसका दिल तड़प उठा था। उसकी शादी फुफ्फो के बेटे मार्च से होने वाली थी, मगर एक्सीडेंट के बाद फुफ्फो ने ही रिश्ता खत्म कर दिया था। भाभी की बातों से उसका दिल जलने लगा था, इसलिए वो रोजाना एक करीबी पार्क में आ जाती और अपना ज्यादा वक्त यहीं पर गुजारती। लेकिन आज उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। एक लंबा चौड़ा मर्द जो दरख्त के पास खड़ा था, आफरीन को मुसलसल देखे जा रहा था। आफरीन जल्दी से पार्क से बाहर निकल आई, मगर उसकी नजर अपनी एक टांग पर थी। वो लंगड़ाकर चलते हुए बड़ी अजीब लगती थी। अभी कुछ माह पहले तक उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही थी। फुप्पो के बेटे माँ से रिश्ता होने के बाद वो बहुत खुश थी। वालिदैन के फोत होने के बाद भाई और भाभी ने उसे पाला था। वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और छुट्टी के बाद अक्सर माज उसे लेने आ जाता था। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आफरीन को भाभी की फिक्र लगी रहती थी। जल्दी करो माज, मुझे घर जाना है। भाभी मुझ पर बातें करेंगी और मुझसे उनका तल्ख रवैया बर्दाश्त नहीं होता। माज हंसकर कहता, उस नफसियाती औरत की बातें दिल पर मत लिया करो। औलाद ना होने की वजह से वो बिल्कुल पागल हो गई हैं। वैसे भी चंद दिन बाद हमारी शादी है, तुम मेरे घर आ जाओगी। माज की बातों पर वो शर्मा जाती थी, मगर नहीं जानती थी कि किस्मत उसके साथ क्या करने वाली है। एक दिन कॉलेज छुट्टी के बाद वो बाहर निकली तो देखा एक बच्चा जल्दबाजी में सड़क क्रॉस कर रहा था। वो उसको बचाने लगी तो खुद गाड़ी के नीचे आ गई और बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। वो हैरान थी कि इतना भयानक हादसा हुआ था और वो बच गई थी। तभी उसे अपनी बाईं टांग में अजीब सा दर्द का एहसास हुआ था। भाई और भाभी, फुप्पो और माज सभी अस्पताल में थे। उसे होश में आता देखकर भाई फौरन ही उसके पास आए थे। कैसी हो मेरी गुड़िया, अब कैसा महसूस कर रही हो? वो तड़प कर रोने लगी। भाई, मेरी इस टांग में बहुत दर्द हो रहा है और ये पलस्तर क्यों चढ़ाया हुआ है? मैं शदीद उलझन भरे लहजे में भाई से पूछ रही थी। वो गड़बड़ा गए। अभी उसे ये बताना मुनासिब नहीं था कि उसकी बाई टांग की हड्डी दो जगह से टूट गई थी। घुटने से नीचे वाला हिस्सा इस हादसे में खतरनाक हद तक मुतासिर हुआ था। डॉक्टर ने उम्मीद जाहिर नहीं की थी कि वो कभी अपने पाँव पर चल पाएगी। हमेशा के लिए माजूरी उसके मुकद्दर में आ गई थी। लेकिन फिर इस हादसे के 3 दिन बाद ही उसे पता चल गया कि वो अपाहज हो चुकी है। पहले जैसी जिंदगी अब उसकी ना रही थी। वो फूट फूट कर रोती थी। उसे उस वक्त मास के प्यार भरे रवैये, उसकी मोहब्बत की शिद्दत से जरूरत थी। लेकिन फुप्पो ने अपने बेटे को आंखें दिखाई थी कि वो हॉस्पिटल से चला जाए और जाकर अपना ऑफिस ज्वाइन करे, क्योंकि 4 दिन से वो मुसलसल यहीं पर था। इस हादसे ने जैसे सबकी आंखें खोल दी थी। भाभी भी बार बार तंजिया अंदाज में उसके सामने कहती, भाई, मैं तो पहले ही कहती थी कि इंसान अपने हुस्न, अपनी जवानी पर इतना गरूर ना करे कि उसे इतनी बड़ी सजा मिल जाए। ये लड़की तो अपने हुस्न के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। वो अयादत के लिए आए हुए अपने घर वालों से तंजिया अंदाज में गुफ्तगू करती तो आफरीन के दिल पर छुरियां चलती, लेकिन वो खामोश रहती। उसने अपने लब सी लिए थे। बस उसकी निगाहें एक शख्स को तलाश करती थी और वो था माज, जो इस मुश्किल वक्त में उसके सामने ही नहीं आ रहा था। फुप्पो भी एक दफा आई और उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। 1 महीने बाद वो बैसाखी के सहारे से चलने लगी। फिर 2 महीने बाद वो बगैर किसी सहारे के चलने लग गई थी। लेकिन बाईं टांग की 2 जगह से हड्डी टूटने की वजह से उसकी चाल में अब बहुत ज्यादा लड़खड़ाहट आ गई थी। वो एक अपाहिज की तरह चलती, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। ये देखकर सब उस पर तरस खाते, लेकिन उसे लोगों की निगाहों से खौफ महसूस होता। वो चाहती कि वो किसी ऐसी जगह छुप जाए जहाँ पर कोई भी ना हो। मोबाइल से मास के नंबर पर कॉल करती तो वो फोन ही ना उठाता। सिर्फ 3 महीने बाद ही उन सब का रवैया उसके सामने था। फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उसकी मंगनी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो एक माजूर लड़की बन गई थी। इस हादसे के बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसका जहन जैसे पहले उस बात को कबूल कर चुका था, क्योंकि कहीं न कहीं से जहन में ये इशारे आ रहे थे कि ऐसा ही होगा। फुप्पो अब उसे नहीं अपनाएगी। भले एक माजूर लड़की को कौन अपनी बहू बनाता है।
भाई मैं स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ। दूसरे दिन वो भाई के सामने खड़ी थी। भाभी ने दर्जीदा निगाहों से उसकी तरफ देखा था, जबकि अरसल भाई प्यार से कहने लगे, क्यों, क्या जरूरत है जॉब करने की, सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। अच्छा है, ध्यान बटा रहेगा। इस हादसे की वजह से उसकी तालीम भी अधूरी रह गई थी। फिर अरसल भाई ने उसे स्कूल में पढ़ाने की इजाजत दे दी और वो अपने इलाके के अच्छे प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम काज करवा देती। अरसल भाई और नाजिया भाभी की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन वो बे औलाद थी। घर में खामोशी और वहशत का राज होता। उसे ये सन्नाटे खामोशी काटने को दौड़ती। उसने फिर 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इतनी मसरूफियत खुद पत्तारी कर ली कि उसे कुछ भी सोचने का वक्त ना मिलता। पहली तनख्वाह में से भाभी के हाथ पर अच्छी खासी रकम रखी तो वो भी खुश हो गई। उसे 2-3 नए जोड़े भी लाकर दिए। ठीक है, निगाहों से आफरीन ने अपने उन कपड़ों को देखा था। अब उसे किसी चीज में गोया दिलचस्पी ना रही थी। फिर एक दिन एक मोहल्ले में रहने वाली औरत परवीन चली आई। अरे आफरीन बेटा, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो। दरअसल मैं जिस घर के काम करती हूँ उसे अपने बच्चों के लिए कुस्तानी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं उन दोनों बच्चों को कल अपने साथ ले आती हूँ। आफरीन के पास और भी 2-4 बच्चे पढ़ते थे। उसने कह दिया परवीन से कि भले आप ले आइएगा। अगले ही दिन वो 2 खूबसूरत बच्चों को अपने साथ लेकर आई थी। 5 और 7 साल के बच्चे, इंतहाई खूबसूरत, अमीर घराने के चश्मो चराग। आफरीन ने बड़े प्यार से उन दोनों के नाम पूछे थे। मेरा नाम मासूमा है और भैया का मुईद। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली बच्ची अपना नाम और अपने भाई का नाम बता रही थी। फिर आफरीन से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो औरत भी उन्हें छोड़ने आती और लेने भी आ जाती थी, क्योंकि वो उस बंगले पर काम करती थी, खाना पकाने का। फिर एक दिन उसे पता चला कि मासूमा और मुईद की माँ नहीं है, सिर्फ बाप ही है। उसे बहुत दुख हुआ था इस बात का। वो भी यतीम थी, लेकिन भाई का सहारा ना होता तो वो कहाँ जाती। वो उन दोनों को बहुत नरमी से, तवज्जो से पढ़ाने लगी, ये जानकर कि वो बगैर माँ के हैं। उस दिन भी वो पार्क में चली आई, उदास सी। वो एक बेंच पर बैठी थी, चलते फिरते लोगों को देखने लगी। सबकी अपनी अपनी जिंदगियां थी, खुशियां थी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली। जब से माँ से उसका रिश्ता खत्म हुआ था और 2 महीने पहले जब उसे पता चला कि माँ ने शादी कर ली है, तो वो बिल्कुल ही टूट कर रह गई थी। मुईद की यादें खौफनाक नाग की तरह उसे डसती रहती। वो खाली खाली नजरों से चारों तरफ देख रही थी, जब उसकी नजर मासूमा और मुईद पर पड़ी। आज संडे की वजह से पार्क में रश भी ज्यादा था, लेकिन वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। उन दोनों ने भी अपनी टीचर को देख लिया था। वो डरते हुए उसके पास आए थे। हेलो टीचर, आप भी यहाँ रोज आती हैं हमारी तरह? वो उन मासूमों को देखकर मुस्कुरा दी, फिर उनसे बातें करने लगी। मुईद मासूमा अचानक अपने पीछे आने वाली आवाज पर वो चौंकी थी। मुईद और मासूमा जरा आपसे लिपट गए। पापा, ये हमारी टीचर हैं। मुईद की आवाज पर वो पलटी न थी, लेकिन जरियाब खुद ही उसके सामने आ गया। वो खामोश सी बैठी थी। वो दिलचस्पी से उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की को देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम, भारी लहजे में सलाम किया तो वो भी पलट कर देखने लगी। हैरान रह गई। ये तो वही शख्स था जो अक्सर ही पार्क में नजर आता था। कभी उसे देखता रहता तो कभी चुपचाप उसे देखकर पलट जाता। तो क्या ये मुईद और मासूमा का बाप है? बहुत तारीफें करते हैं बच्चे आपकी। मुझे लगता है कि आप बेहतरीन टीचर हैं। जरिया आपने बहुत नरम और धीमे लहजे में बात की थी। आफरीन को उसका जवाब देना मुनासिब लगा, इसीलिए ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, जी, ये वो मेरे पास पढ़ने आते हैं। खुद भी बहुत मासूम बच्चे हैं। मैं इनका दीगर बच्चों से ज्यादा ख्याल रखती हूँ, ये सोचकर कि इनकी वालदा नहीं है। दोनों बच्चे खेल में मगन हो गए थे, जबकि वो उसके करीब ही खड़ा था। उसकी निगाहों से घबराकर आफरीन उठ खड़ी हुई। जरियाब की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। पहली बार कोई लड़की उसके दिल को छू गई थी। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। रात को कमरे में होने वाली तकरार उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। भाभी मुसलसल भाई को कह रही थी, क्या हुआ, अगर उम्र में बड़ा है तो अपना बिजनेस है, अच्छा खासा कमाता है, और फिर 3 बच्चे हैं, तीनों ही बड़े बड़े हो गए हैं। इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम सोचो विचार कर रहे हो, शादी तो करनी है ना। फिर तुमने अपनी बहन की, और फिर इस माजूरी के साथ कौन इसे कबूल करेगा? भले ही लड़की चाहे कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी नुक्स हो तो उसकी सारी खूबसूरती पर पानी फिर जाता है। आफरीन का दिल दुख से भर गया था। भाई की आवाज उसे अपने कानों में आई थी, ये मुनासिब रिश्ता नहीं है नाजिया, कुछ तो ख्याल करो। बड़ा बेटा उसका 15 साल का है, उम्र भी बहुत ज्यादा है उस आदमी की, 12-15 साल बड़ा है वो आफरीन से। भाई ने उन्हें खामोश करवा दिया था, लेकिन आफरीन का नाजुक दिल कांप रहा था। तो क्या इस माजूरी की वजह से उसके ऐसे रिश्ते आएंगे? उसने अपने आप को आईने में देखा। बड़ी बड़ी सियाह आंखें, खूबसूरत नाजुक लब, वो किसी भी मेकअप की आराइश से पाक है। खुदा ने उसकी शक्लो सूरत, उसके रंगो रूप में कोई कमी न छोड़ी थी, लेकिन जिंदगी में होने वाले हादसे में जैसे उसकी सारी खूबियां, सारी खूबसूरती पर पानी फेर दिया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी पूरी रात उसे नींद न आती थी। फिर सुबह होते ही वो स्कूल चली गई। भाभी तो जैसे उसकी दुश्मन बन गई थी। उनका रवैया बहुत ज्यादा तब्दील हो गया था। शायद उनका ख्याल था कि सारी जिंदगी उनके दर पर पड़ी
रहे गी। लेकिन ये उसकी खामख्याली थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही परवीन चली आई थी। वो नाजिया से कहने लगी, बेटा वो तुम्हारी ही नंद है ना, उसके लिए एक रिश्ता आया है। साहब जी, मेरे जहाँ मैं खाना पकाती हूँ उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई रिश्ता देखो। तो मैंने झट से तुम्हारी नंद का नाम ले लिया। बहुत अमीर हैं, अपना कारोबार है, बंगला है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ, बहुत खुश रखेंगे तुम्हारी नंद को। मैंने तो फौरन ही आफरीन बेटी का नाम ले लिया। अच्छा कौन से, वो जो बच्चे दोनों पढ़ने आते हैं। नाजिया भाभी हैरान थी, क्या उनका ही वालिद है? बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं, तो वो खुद कैसा है? परवीन कहने लगी, अरे देखोगी तो हैरान रह जाओगी, कहीं से भी नहीं लगता कि वो 2 बच्चों का बाप है। हमारी आफरीन के साथ उसका जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं उसके भाई से बात करती हूँ। नाजिया भाभी खुश हो गई थी। फिर शाम को ही उन्होंने ये तस्करा अरसल के सामने छेड़ दिया। आफरीन भी टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो जो दोनों बच्चे पढ़ने आते हैं ना, आफरीन के पास उसके बाप का रिश्ता आया है, उसके लिए। आफरीन अगला निवाला ना खा सकी थी, चुपचाप टेबल छोड़कर कमरे में चली गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। आंखों के सामने उसी शख्स की तस्वीर चली आई जो शौक निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अंदाजा तो उसे पहले से ही हो गया था, अक्सर ही पार्क में वो उसे देखता रहता था, लेकिन अब तो उसने बाकायदा रिश्ता भिजवा दिया था। ना जाने भाई क्या फैसला करेंगे, लेकिन वो तो जानते हैं मेरी माजूरी के बारे में। वो तो इतने खूबसूरत हैंडसम हैं, उन्हें तो कोई भी मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है जो मुकम्मल हो, मेरी तरह अधूरी नहीं। वो सोच में पड़ गई थी, तभी भाई चले आए। वो उससे पूछना चाहते थे, मेरी गुड़िया, मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता जो पहले से शादीशुदा हो, लेकिन ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। लड़के का अपना कारोबार है, घर है, 2 बच्चे हैं छोटे जो तुम्हारे पास पढ़ने आते हैं। तुम भी उन्हें देख चुकी हो, क्या कहती हो उस रिश्ते के बारे में? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मैं नाजिया से कह देता हूँ कि वो कल ही उस शख्स को बुलवा ले, मैं उससे मुलाकात कर लेता हूँ। आफरीन क्या कहती, खामोशी से बैठी रही। भाई जो आपको मुनासिब लगता है आप करें, मेरी तरफ से कोई इम्कान नहीं। भाई ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं चाहता हूँ मेरी शहजादी हमेशा खुश रहे। फुप्पो और माज ने जो कुछ किया है, हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। असल में उसकी रजामंदी जानकर अगले ही दिन जरियाब शाह को बुला लिया था मुलाकात करने के लिए, लेकिन आफरीन उस दिन भी स्कूल गई थी। अरसल भाई उनसे मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने रिश्ता भी पक्का कर दिया। मुनाजिया से कहने लगे, उम्र भी मुनासिब है लड़के की, कहीं से भी लगता है कि 2 बच्चों का बाप है। और फिर हमारी आफरीन की माजूरी के बारे में सब कुछ जानता है, उसने तो इस बात का तज़किरा भी नहीं किया। मैंने छेड़ना चाहा तो मना कर दिया कि हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। वो ना सिर्फ देखने में अच्छा है, बल्कि मुझे लगता है कि वो हमारी आफरीन को बहुत खुश रखेगा। अरसल भाई खुश थे, यूं जल्दी जरियाब से उसका रिश्ता पक्का हो गया। अरसल भाई ने पुप्पो से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। कोई आना जाना, कोई मिलना जुलना नहीं था। हालांकि मास की शादी का कार्ड भी आया था, लेकिन अपनी बहन के दिल का खून करने वालों के साथ वो कैसे ताल्लुकात जोड़ लेता, यही सोचकर उसने पुप्पो से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। फिर भाभी उसकी शादी की तैयारियां करने लगी। उस दिन आफरीन को स्कूल जाते देखकर शोखी से कहने लगी, अब छोड़ भी दो स्कूल, अब तो तुमने जरियाब शाह को पढ़ाना है और उसके बच्चों को। वो खामोश रही। भाभी 1 महीना कंप्लीट करके छोड़ दूंगी। वो नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं, जरियाब शाह कैसा इंसान निकलेगा, लेकिन उसने अपने सारे फैसले तकदीर पर छोड़ दिए थे। वो ऊपर बैठा मेहरबान करीम बेशक सबकी हालत जानता है। उसकी शादी इंतहाई सादगी से हो रही थी, लेकिन फिर भी अरसल भाई ने काफी लोग बुला लिए थे। दुल्हन के लाल जोड़े में शादी हाल में बैठी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि अब तो माजूरी के बाद उसकी शादी ही नहीं होगी, ये माजूरी जिंदगी भर का रोग बन गई है। लेकिन ये सिर्फ लोगों का ख्याल था। जब थोड़ी ही देर बाद बारात आई थी तो वो भी चंद लोगों पर मुश्तमिल, तो सबने दूल्हे को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। शानदार शख्सियत, ऊंचा लंबा कद, बेशक आफरीन के साथ उसका जोड़ बिल्कुल मुकम्मल था। कहीं से भी नहीं लगता कि वो 2 बच्चों का बाप है। वो उसके बराबर में आकर बैठ गया और बहुत खुश लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मनचाही लड़की मिल गई हो। शायद कोई अपनी मोहब्बत पाकर ऐसे ही खुश होता है। अपना सर झुकाए बैठी आफरीन की तरफ देखा। जब उसे ये पार्क में दिखाई दी थी तो उसे पाने की दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई थी। मुईद और मासूमा उसके आगे पीछे घूम रहे थे, कभी उसका लहंगा उठाते तो कभी उसकी चूड़ियों को हाथ लगाते हैं। वो उनकी मासूमियत को देख के मुस्कुरा देती। थोड़ी देर बाद परवीन कमरे में चली आई। आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। वो उन्हें उनके कमरे में लेकर गई थी। फिर मुईद और मासूमा उसकी मेहंदी से सजे हाथ थामकर कहने लगे, हम सुबह आएंगे। पापा ने कहा है कि आप हमारी मम्मा बन गई हैं, हम आपको मम्मा कहेंगे ना टीचर। आफरीन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया था।
वो दोनों चले गए तो कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन उसे अपने दिल की होती धक धक साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो अंदर आया था, भारी लहजे में सलाम किया। उसकी आवाज में भला की नरमाहट और चाहत थी। उसकी झुकी गर्दन उठ भी ना सकी। सच में जब मोहब्बत मिल जाए इंसान को तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मुझे भी यकीन नहीं आता कि आप मेरे सामने बैठी हैं। उसने आफरीन के दोनों हाथ बड़ी नरमी से थामे थे। उसकी पेशानी पर पसीना था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की जिससे मैंने शिद्दत से अपने दिल में बसाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन आज उसने मेरी जिंदगी सजा दी। आफरीन ने उलझकर उसे देखा था। पहली लड़की तो मुईद और मासूमा की माँ हो गई। यकीनन फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो खामोश रही। नई नवेली दुल्हन कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। शर्म झिझक इतनी थी कि सर उठाना मुश्किल। जरियाब ने बड़े प्यार से वो सोने का खूबसूरत कंगन उसके हाथ में पहनाया था। क्या मेरे साथ जिंदगी का सफर शुरू करने में खुश हो? कोई भी मन में सवाल हो तो पूछ सकती हो। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या मेरी माजूरी आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेगी? कभी भी जब मैं आपके हमरा भी कहीं बाहर जाऊंगी, लोगों की निगाहें बहुत कुछ कहेंगी। आपको तो कभी शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होगी? जरियाब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आज ऐसी बात की है, दोबारा मत करना। यहाँ पूरी शिद्दत से तुम्हें बसाया है। जब पहली बार तुम्हें पार्क में देखा था, मैं तुम्हारी उदास और मासूम सूरत को देखकर हैरान रह गया कि कोई लड़की तो इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन कि उसे देखकर नजरें ठहर जाएं, तो वो इतनी उदास कैसे हो सकती है? लेकिन फिर शायद मुझे वजह समझ आ गई थी। तुम्हारे चेहरे पर रौनक और खुशी लाने के लिए ही मेरे दिल ने फैसला किया कि इस लड़की को अपना लेना चाहिए, पूरी चाहत के साथ, ताकि इसके चेहरे की उदासी दूर हो जाए। वो बहुत मीठे अंदाज में उससे बातें कर रहा था, जबकि आफरीन थोड़ी देर बाद उसके शहर में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। आज उनकी जिंदगी की खूबसूरत रात थी। उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। इस हादसे के बाद उसे ज्यादा तकलीफ जब पहुंची जब माज और फुफ्फो ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। फिर तीसरी दफा जब उसे पता चला कि उसकी शादी हो गई है, जिसने उसके दिल पर तेल बरसाए हैं, वो चुपचाप आंसू बहाती रही। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया था, लेकिन खुदा ने एक ऐसा हमसफर उसके नसीब में लिख दिया था जो बड़ी शिद्दत से उसे चाहता था। और आज की रात ही उसे जरियाब शाह की मोहब्बत का एहसास हो गया था कि वो उसके लिए कितनी खास है। उसकी संगत में जैसे जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। शादी के बाद वो पहली दफा भाई भाभी से मिलने आई। जरियाब शाह व्हाइट कलर का सूट पहने बहुत ही हैंडसम लग रहा था, जबकि वो मेहरून कलर का कढ़ाई वाला सूट पहने नई नवेली दुल्हन लग रही थी। हाथों में सजी मेहंदी। वो उससे मुसलसल देखे जा रहा था, जबकि वो उसकी नजरों से घबरा रही थी। भाभी ने आज शानदार खाना बनवाया था। दोनों बच्चे इधर उधर खेलते फिर रहे थे। भाभी को अब एहसास होता, जिस नंद की उसने सारी जिंदगी कदर नहीं की थी, उसके जाने के बाद ये खाली घर काटने को दौड़ता। बच्चे तो वैसे ही नहीं थे उन दोनों की जिंदगी में। वो जरियाब के साथ वापस जाने लगी तो भाभी ने उसके हाथ थाम लिए। अगली दफा आओगी तो इतनी जल्दी वापस जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे बगैर तो ये घर बिल्कुल खाली हो गया है। वो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। सच में ही जब कोई पास हो तो उसकी इतनी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो चीज दूर होती है तो खुद ब खुद उसकी अहमियत का एहसास होने लग जाता है। ऐसा ही नाजिया के साथ हुआ था। बेजर सी नंद जो उन्हें कुछ भी कहती नहीं थी, लेकिन वो उनकी आंखों में खटकती थी। और शादी हो जाने के बाद वो उसकी कमी महसूस करने लगी थी। जिंदगी जरियाब के संग बहुत खूबसूरत हो गई थी। ऑफिस भेजकर वो परवीन के साथ घर का कामकाज करवाती और अपने हाथ से ही खाना तैयार करती थी। दोनों बच्चों को उसके हाथ का खाना पसंद था। वो उसे मम्मा भी कहते और पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। शाम में वो खुद उन्हें पढ़ाती, उनके स्कूल का काम देखती तो खुद ब खुद वो उसके करीब आने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे सालों से उनके घर का माहौल यही चलता आ रहा है। लेकिन एक दिन वो चौंक गई थी। अलमारी में कपड़े रखे हुए पुराने कागजात के नीचे से उसे एक तस्वीर मिली थी। उस तस्वीर को देखकर वो हैरान रह गई। दुल्हन बनी एक खूबसूरत लड़की और जरियाब से मिलता जुलता एक खूबसूरत नौजवान। आज तक जरियाब ने अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस यही कहा था कि मेरे माँ बाप फोत हो चुके हैं और मेरी बीवी भी। लेकिन ये दोनों कौन थे? ये एक मामा था। उसने ये तस्वीर ऐसे ही कागजात में लपेट कर रख दी थी। जब तक वो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बताएगा, वो भी उससे कुछ नहीं पूछेगी। ये फैसला करके आफरीन मुतमईन थी। फिर उस दिन ऑफिस से वापसी पर वो खूबसूरत चंबेली के गजरे लेकर आया था, जिसकी खुशबू उसे मैसूर कर रही थी। आफरीन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऐसा हम सफर तो शायद हर लड़की चाहे, जैसा हम सफर जरियाब साबित हुआ था। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है आफरीन। तुम ऐसी लड़की हो जिसने मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर दिए हैं। जरियाब की आंखों में उसके लिए मोहब्बत का इजहार था। मैंने जिंदगी में फैसला किया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें देखते ही ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेरने के लिए आओगी, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो
جس لڑکی کو میں نے چاہا کہ خدا نے اسے میری زندگی میں شامل کر دیا، یقین نہیں آتا ذرا آپ کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت آفرین کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی، پہلی لڑکی، لیکن معید اور معصومہ کی ماں کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، شاید یہ راز جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، لیکن تم میری جان بن گئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟ وہ حیران تھی کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی الماری میں موجود کاغذات کے نیچے سے۔ اس تصویر کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ یہ میرے جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سکا بھائی تھا، اور یہ میری بھابھی جو مجھے بالکل اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا کیونکہ میں 10-12 سال کا تھا جب امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ بھائی آفس میں نوکری کرتے تھے، ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے کھوئے کھوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر سے آئے ہو؟ آفتاب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بھائی وہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ دیکھو زریاب، میں تمہیں ایک اچھا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی ابو چلے گئے لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ آج ٹیوشن سے چھٹی کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے لپٹ گیا تھا۔ 3 سال گزرے تھے جب بھائی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ نگینہ بھابھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی لیکن جیسے نگینہ بھابھی نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ وہ آفتاب بھائی سے محبت کرتی ہی تھی لیکن زریاب کا بالکل ایسا خیال رکھتی جیسے وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جوان ہو رہا تھا، پھر محیط نے ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ وہ بھائی کی پہلی اولاد، ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا۔ زریاب تو اسے بالکل بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیتا تھا، ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا۔ پھر محیط کے 2 سال بعد معصومہ نے ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ ان کا خاندان مکمل تھا لیکن نہ جانے کیسے اس ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی۔ اس دن بھائی بھابھی دونوں شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ بھائی کے کسی فرینڈ کی شادی تھی لیکن دونوں بچے سو چکے تھے۔ محیط 3 سال کا تھا اور معصومہ صرف 1.5 سال کی۔ بھائی بھابھی آپ دونوں بے فکر ہو کر جائیں، میں ان کو سنبھالوں گا، اگر اٹھیں گے بھی تو ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ وہ دونوں پریشان تھے، سردی کا موسم تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آدھی رات کو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر آفتاب بھائی کہنے لگے، تھوڑی دیر میں ہم واپس تو آ جائیں گے، بس فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد جلدی آ جائیں گے، بچوں کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں زریاب کے پاس، ویسے بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بے فکر تھا، بچے گہری نیند سو رہے تھے لیکن کافی دیر گزر گئی، کئی گھنٹے، یہاں تک کہ پوری رات بیت گئی۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی لیکن کوئی اجنبی تھا، یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، دونوں گاڑی میں موجود لوگ فوت ہو گئے ہیں، اگر یہ آپ کے رشتے دار ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ حیران تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس ہسپتال میں پہنچا تھا۔